चलिए वीडियो के सेकंड पार्ट में आप लोग का स्वागत है। रिफ्रेश हो गए होंगे मेरे आशा करते हैं। और हम इसमें तीन टाइप से क्वेश्चन बतलावेंगे। तीन में पहला क्वेश्चन जो हम लिख रहे हैं इसमें क्या है जो बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में गौर करोगे, क्वेश्चन कहेगा कि आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट निकालिए। ये एक क्वेश्चन है। जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसका लेंथ निकालिए, सेकंड क्वेश्चन है। और इस पॉइंट का आप इमेज निकालिए। तीन क्वेश्चन हुआ है कि नहीं। एक से एक में तीन समझा रहे हैं। इस तीन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद दो क्वेश्चन और देंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट से रिलेटेड। तो दावा है कि बोर्ड के किसी भी क्वेश्चन को तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो बारी बारी से हम इसको समझाते हैं। जब भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो या किसी भी पॉइंट का इमेज निकालना हो तो लाइन का इक्वेशन अच्छा रहता है, कार्टेशियन इक्वेशन में होना चाहिए। हम जान से यहाँ पर लाइन का इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन में दिए हैं। तो पहले आओ, ये जो लाइन जो दिया हुआ है उसको हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन में लिखेंगे। यहाँ देखोगे लाइन का जो वेक्टर इक्वेशन है, इस वेक्टर इक्वेशन को देखने से क्लियर है कि यह लाइन जिस फिक्स्ड पॉइंट से गुजरता है उसका कोऑर्डिनेट -1, 3 और +1 है। और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो है वह है 2, 3 और -1। इस मैटर को पहले हम लिखते हैं कि गिवन लाइन पासेस थ्रू, नाम दे देते हैं ए, ये -1, 3 और 1 and having direction ratio are 2, 3, -1. Hence, equation of line in Cartesian form, देखो x माइनस फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1, तो ये माइनस माइनस +1 बाई डायरेक्शन रेशियो 2 इक्वल टू y -3 बाई ये 3 इक्वल टू z माइनस ये 1 और बाय ये -1। ये हम कार्टेशियन इक्वेशन में लिख दिए। अगर बाय द वे क्वेश्चन में कार्टेशियन इक्वेशन रहता तो ये मैटर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब आइए, यह जो लाइन है, देखो फिगर क्या है, ये लाइन है। यहां पर कोई पॉइंट है जिस पॉइंट का नाम दिया है P, इसका कोऑर्डिनेट है 5, 4, 2 और इसी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मान लो उस परपेंडिकुलर का नाम दे दिए हम, सपोज करो n। तो यही n जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहलाएगा और इसी n का हम लोगों को कोऑर्डिनेट मालूम करना है। जब ये कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा और ये डिस्टेंस उसका लेंथ होगा और उसका इमेज आगे बढ़ाओगे तो मान लो इसका इमेज q होगा जो अल्फा, बीटा, गामा होगा। तीनों का हम व्यवस्था कर लिए। रूल होगा, पढ़े होगे कि किसी भी मिरर से जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पर इमेज होता है। तो नेचुरली P और Q का n मिडिल पॉइंट हो जाएगा। तो मतलब ये तीनों क्वेश्चन के लिए पहला काम हमको n का कोऑर्डिनेट मालूम करना होगा। तो चलिए कैसे मालूम करेंगे, इसके लिए गौर करो, एक चीज गौर करोगे, ये x, y और z जो है आर्बिट्रेरी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और वह आर्बिट्रेरी पॉइंट यानी कल्पित बिंदु इस लाइन के हर पॉइंट से गुजरेगा। तो हम क्या करेंगे, पहला इस लाइन पर एक जनरल पॉइंट निकालेंगे। यह भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी लाइन पर जनरल पॉइंट निकालने के लिए ये कार्टेशियन इक्वेशन को कुछ मान लेंगे और x, y, z का वैल्यू मान लो r मान लेते हैं। तो x, y, z का वैल्यू r के टर्म में निकालेंगे तो वह जो वैल्यू आएगा इस लाइन के हर पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए क्या करते हो, यहां लिख दो x + 1/2, y - 3/3, z -1/- 1 इक्वल टू r। से मतलब माना, हम मान लिए r। तो जनरल पॉइंट ऑन गिवन लाइन B विल बी, मान लो सपोज करो उसका नाम कुछ भी लिख देते हैं ए मान लो, मान लो यहां पर ले लिए हम ए ले लिए।
है कि नहीं। अब गौर करोगे, जब x प्लस 1/2 इक्वल टू r, तो x इक्वल टू 2r माइनस 1। जब y माइनस 3/3 इक्वल टू r, देन y इक्वल टू ये 3r प्लस 3। और z माइनस 1/-1 इक्वल टू r, तो z इक्वल टू ये माइनस r प्लस 1। तो ये r के टर्म में जो हम पॉइंट निकाले, यह पॉइंट जनरल के रूप में हो गया। r के किसी विशेष पॉइंट को, r का कोई विशेष वैल्यू पर या किसी न किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, है कि नहीं। तो मान लिया जाए कुछ देर के लिए r का एक स्पेसिफिक ऐसा वैल्यू है जिस वैल्यू के कारण यह पॉइंट n को भी रिप्रेजेंट करता है। तो लिखेंगे फॉर स्पेशल वैल्यू ऑफ r, n का वैल्यू हो जाएगा, यही हो जाएगा 2r माइनस 1, 3r प्लस 3 माइनस r प्लस 1। r के किसी स्पेशल वैल्यू के लिए यह जो वैल्यू है, ये जो पॉइंट है, यह n को भी रिप्रेजेंट करेगा। अब आइए n का कोऑर्डिनेट हम लोग r के टर्म में निकाल लिए। p का कोऑर्डिनेट हम लोग को पता है, और ये pn जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो पढ़े होंगे पहले वाले वीडियो में, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 होता है। तो हम बारी बारी से अब डायरेक्शन रेशियो निकालें। ऑफ लाइन आर क्या है, देखो लाइन का डायरेक्शन रेशियो 2, 3, -1। डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएन आर, पीएन का डायरेक्शन रेशियो पहले वाले वीडियो में पढ़े हो, दोनों के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होता है। तो देखो यहां पर 2r माइनस 1 और -5 क्या हो जाएगा, 2r माइनस 6। ये 3r प्लस 1 -4, तो 3r माइनस 1 माइनस r प्लस 1 -2, तो माइनस r माइनस 1। अब आते हैं, चूंकि pn जो है परपेंडिकुलर है लाइन के, इन दोनों के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। हेंस ये देखो मल्टीप्लाई करो, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4r माइनस 12 प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9r माइनस 3, -1 को माइनस r से करोगे तो प्लस r, -1 को -1 से करोगे प्लस 1, ये 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 9r 1 1 10r 10 14r हो गया। और इधर जो देखोगे -12 3 -15 में से 1 गया तो -14 हो जाएगा, इक्वल टू 0। देयरफॉर r इक्वल टू -14 राइट साइड जाएगा, 14 से डिवाइड करोगे, r का वैल्यू 1 आ गया। अब r का वैल्यू 1 आ गया तो r का यही जो लिखे थे स्पेशल वैल्यू ऑफ r, यानी r का स्पेशल वैल्यू 1 हुआ, और यही 1 यहाँ इनपुट कर दोगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल जाएगा, है कि नहीं। तो लिखेंगे 10 फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये r का वैल्यू यहाँ पर इनपुट कर दो। तो देखो 2 1 जा 2 -1 यानी 1, 3 1 जा 3 प्लस 3 यानी 6, और -1 प्लस 1 यानी 0। यही इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग मालूम कर लिए। अब आइए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मालूम करना है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो तुमको याद होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। दोनों कोऑर्डिनेट के डिस्टेंस का स्क्वायर करके प्लस करके रूट अंडर करते हैं, तो 5 - 1 यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 - 6 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 - 0 यानी 2 का स्क्वायर 4। फाइनल आंसर हो जाएगा रूट अंडर 24। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर। अब आइए हम लोगों को मालूम करना है, इस पी पॉइंट का इमेज निकालना है। तो हम लोग को यह मैटर लिखना होगा, Q का कोऑर्डिनेट मान लिए अल्फा बीटा गामा, Q इज द इमेज ऑफ P। लिखते हैं लेट Q इज द इमेज ऑफ P, है नहीं। तो गौर करोगे N क्या होगा, N विल बी मिड पॉइंट ऑफ PQ।
फिजिक्स में पढ़े होंगे, मिरर में जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु होती है, उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनता है। यानी एन जो हो गया ये मिडिल पॉइंट हो गया, और मिडिल पॉइंट के आधार पर हम लोग आराम से हम अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। इन दोनों का मिडिल पॉइंट भी पढ़ाए हुए हैं। किसी का भी मिडिल पॉइंट निकालने के लिए दोनों को एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस कीजिए और हाफ कीजिए, वह इस 1 के बराबर हो जाएगा। यानी अल्फा प्लस 5/2 इक्वल टू 1, बाई 2 इक्वल टू 1, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, देखो 2 उधर जाएगा है नहीं, अब 5 से माइनस होगा तो -3। अब आइए बीटा प्लस 4/2 इक्वल टू ये 6 हो जाएगा, देयरफॉर बीटा इक्वल टू 2 6 जा 12 और ये -4 यानी 8। और एक तीसरा गामा प्लस देखो 2/2 इक्वल टू ये मिडिल पॉइंट 0 होगा, देयरफॉर गामा इक्वल टू हो जाएगा -2। तो इमेज मेरा तैयार हो गया। अल्फा का वैल्यू क्या निकला -3, बीटा का वैल्यू 8, गामा का वैल्यू -2। तो क्या गौर करते हो, जब कभी भी अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर की चर्चा ना करे, केवल बोले इसका इमेज निकालिए, तब मजबूरी बस हमको ये टोटल बनाना पड़ेगा। अगर केवल फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने को कहेगा तो मेरा यहीं पर द इंड हो गया। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने को कहेगा, फिर स्टार्टिंग से लेकर यहां तक आएंगे। इमेज निकालने के लिए अगर कहेगा तो स्टार्टिंग से लेकर यहां तक आएंगे। तो एक से हम 3 क्वेश्चन को सॉल्व किए, एग्जामिनेशन में बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। अब चलिए आगे वाला क्वेश्चन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सेकेंड बोर्ड मॉडल क्वेश्चन क्या है, ये 2 लाइन दे दिया, हो सकता है दोनों कभी कभी वेक्टर इक्वेशन में भी दे देगा। तो इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जनरल पॉइंट निकालने के लिए बेस्ट होता है कार्टेशियन इक्वेशन में। हम यहाँ बाय द वे कार्टेशियन इक्वेशन में दिए हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में दे देगा तो आप कार्टेशियन फॉर्म में बदल लोगे। कैसे बदलते हैं इसके वीडियो के पार्ट 1 में बतलाए हुए हैं। तो चलिए यहां पर कहता है कि प्रूफ कीजिए कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर इस लाइन का एक जनरल पॉइंट निकालेंगे और इस लाइन का भी जनरल पॉइंट निकालेंगे। अगर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो वह दोनों का जो जनरल पॉइंट है वह कॉमन हो जाएगा। अगर कॉमन नहीं होगा तो वह इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो बारी बारी से पहला हम जनरल पॉइंट इसका मालूम करने के लिए क्या करते हैं, x - 1/3 y + 1/2 z - 1/5 इक्वल टू, मान लो हम मान लेते हैं यहां पर इसको कुछ देर के लिए मान लेते हैं r। तो बोलो देयरफॉर जनरल पॉइंट ऑन द फर्स्ट लाइन, मान लो उस पॉइंट को मान लेते हैं P। कौन हो जाएगा बतलाए, जब ये x - 1/3 r के इक्वल तो 3r + 1, y + 1/2 इक्वल टू r, तो y इक्वल टू 2r - 1, z - 1/5 इक्वल टू r, तो z इक्वल टू 5r + 1। तो पहला लाइन का r के तरह तरह का वैल्यू चेंज करेगा और उससे तरह तरह का पॉइंट निकलेगा, जो हर पॉइंट इस पहले लाइन पर अवश्य होगा। अब आइए सेकंड, x + 2/4 y - 1/3 z + 1/-2, हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए t के फॉर्म में हम जनरल पॉइंट निकालेंगे। लिखेंगे देयरफॉर जनरल पॉइंट ऑन द सेकंड लाइन, यहां फर्स्ट लिखाएगा ऑन द सेकंड लाइन, क्यू मान लेते हैं। चलो निकालो, यह x + 2/4 इक्वल टू t, x इक्वल टू 4t -2, यहां होगा 3t + 1 और यहां होगा -2t -1। सेकेंड लाइन का हम जनरल इक्वेशन निकालें।
अगर मान लो यह दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो आर और टी का एक विशेष ऐसा वैल्यू होगा जिस वैल्यू के कारण दोनों पॉइंट कॉमन हो जाएगा, है कि नहीं। उसके लिए लिखते हैं कुछ देर के लिए, फॉर सम टाइम्स P and Q coincide for a particular value of R and T। तो इसके लिए क्या करोगे, जब कोइंसाइड जब यह कर जाएगा तो ये दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल, दोनों का जेड कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल हो जाएगा। तो लिख देते हैं देन, देखो ऊपर है 3r प्लस 1 इक्वल टू 4t माइनस 2, देयरफॉर 3r माइनस 4t इक्वल टू -3, ये इक्वेशन 1। अब चलिए दोनों के y कोऑर्डिनेट को इक्वल करो और रिलेशन तैयार करो, तो क्या होगा 2r माइनस 1 इक्वल टू 3t प्लस 1, तो ये इधर लाओगे 2r माइनस 3t इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 2 हुआ। अब और z कोऑर्डिनेट को इक्वल करके रिलेशन लाओ तो क्या होगा, देखो ये दोनों को इक्वल जब करोगे तो 5r प्लस 2t, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 5r प्लस 2t, और इधर हो जाएगा ये -2 हो जाएगा, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब रूल क्या है, देखो हम क्या बोले कि P और Q कोइंसाइड करेगा तो लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगा, है कि नहीं। तो ये कैसे समझेंगे, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यानी किसी भी दो इक्वेशन से R और T का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे और उस R और T का वैल्यू थर्ड इक्वेशन में डालेंगे। अगर थर्ड इक्वेशन को वह सेटिस्फाई कर देगा इसका मतलब रियली दोनों पॉइंट कोइंसाइड करता है, यानी दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। अगर थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा इसका मतलब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे पर कोइंसाइड नहीं करता है, यानी दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो चलिए हम 1 और 2 को सॉल्व करके R और T का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहाँ 3R है, यहाँ 2R है, तो 1 में अगर 2 मल्टीप्लाई करें और 2 में 3 मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो R कैंसिल होकर T निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 6R माइनस 8T इक्वल टू -6, यहाँ 3 मल्टीप्लाई करोगे 6R माइनस 9T इक्वल टू 6 हो जाएगा, माइनस में साइन चेंज करोगे ये R कैंसिल हो गया, यहाँ T बचा और इक्वल टू -12 आ गया। तो T का वैल्यू हमारा -12 आ गया। अब T का वैल्यू यदि मान लो 1 में इनपुट कर दो, फ्रॉम 1 T का वैल्यू पुट कर दो तो 3R -4 इंटू -12 इक्वल टू -3, 3R ये माइनस माइनस प्लस 48 इक्वल टू -3, 3R इक्वल टू ये हो जाएगा -51, देयरफॉर R इक्वल टू -70। तो हम 1 और 2 को सॉल्व करके R और T का वैल्यू निकाल लिए। अब इस R और T का वैल्यू अगर 3 में इनपुट करते हैं तो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। देखो R के जगह पर जब -17 लिखोगे तो -85 होगा, और -12T के जगह लिखोगे तो -24 होगा। -85 और -24 -2 के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब ये R और T ये इक्वेशन थर्ड को सेटिस्फाई नहीं किया, इसीलिए ये दोनों लाइन एक दूसरे, इसीलिए P और Q कोइंसाइड नहीं है, यानी दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। इस मैटर को लिख देना, डू नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन 3, हेंस बोथ लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। मान लो सपोज करो अगर ये इसी 2 क्वेश्चन से तुम्हारा कंप्लीट भी हो सकता है। कैसे, अगर मान लिया जाए R और T का वैल्यू ऐसा आता जिससे इक्वेशन 3 सेटिस्फाई हो जाता है, इसको समझ जाओगे तो तीसरा क्वेश्चन बनाने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगा। कहेगा एक और क्वेश्चन हो सकता है कि प्रूव दैट दिस लाइन एंड दिस लाइन intersect to each other and also find the intersection point।
तो उसको हम वर्बली अगर समझा देंगे तो मेरे विचार से तुम समझ जाओ, मन लगा के सुनोगे तो हम इसी प्रकार से बना देंगे, है नहीं। आर और टी कुछ राइटर यहाँ पर म्यू और लेमडा लिख करके बनाते हैं, हम आर टी लिख के बनाए। मान लो इस प्रकार से करने के बाद ये जो आर और टी का वैल्यू जो आया, वह वैल्यू को अगर इक्वेशन 3 में रखने से सेटिस्फाई कर जाता तो हम यहां क्या लिख देते, दीज वैल्यू ऑफ आर एंड टी, है ना, सेटिस्फाइज इक्वेशन 3, हेंस बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर। और उसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते, तो देखो आर का जो वैल्यू आया वो अगर इसमें रख देते तो इंटरसेक्शन पॉइंट, या टी का जो वैल्यू निकला वो इसमें रख देते तो वही इंटर, दोनों का वैल्यू तो सेम है। आर का वैल्यू या तो इसमें रखो या टी का वैल्यू जब इसमें रखोगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा। तो हम आशा करते हैं बिना क्वेश्चन दिए हुए इंटरसेक्ट करता है, और इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा आशा करते हैं इसी थ्योरी पर समझ जाओगे। तो इस प्रकार से तुम्हारा 3D का 12 क्लास का पूरा कोर्स समाप्त होता है, और 3 वीडियो दिया हुआ है। तीनों वीडियो को अगर देखोगे तो दावा है कि किसी भी बोर्ड में 3D से रिलेटेड 100% क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। इसी को कहते हैं वन शॉट, रियली वन शॉट इसी को कहा जाता है, ना कि कहीं कहीं से कुछ पढ़ा दिए और उसको बोल दिया गया वन शॉट।